जय हिंद बच्चों। बेटा जो हम लोग शुरू किए हैं, है ना, जो चैप्टर्स हम लोग शुरू किए हैं वन शॉट वीडियो क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो उस सीरीज में बेटा हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम लोग बेटा लिए हैं इसमें आप देखो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, स्टेप्स कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे पूरे स्लाइड्स में, है ना, पूरे वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल विद एग्जांपल। तो बेटा सबसे पहले देखो बायोटेक्नोलॉजी, नाम से ही देखो इसको क्या लग रहा है कि बायो मीन्स क्या होती है बेटा, लाइफ। क्या बायो मीन्स क्या होती है, लाइफ, और टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स। अब लाइफ क्या होती है, लाइफ का मतलब बेटा आपकी जो लिविंग्स हो गए, ठीक है। लिविंग्स में आपके प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। तो इनका यूज करके इसमें या इस लिविंग्स में हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए जो कि प्रोडक्ट क्या हो, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक लाइन में अगर आपको कहना हो तो क्या कहोगे कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का सेल भी हो सकता है, उसका कंपोनेंट्स हो सकता है, उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन। ठीक है बेटा, आप जैसे ये देखो वैक्सीन बनाने में इसका यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएम क्रॉप्स बनाने में यूज होता है, इंसुलिन को जो है प्रोडक्शन करने में यूज हो रहा है। इसका हम लोग देखे ही थे, ये जो है चीज़ें, ठीक है ना, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा, देखो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो हैं, कौन कौन से, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा कौन सा है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अब आता है यही हमारा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। अब इसके डीएनए में हम लोग कुछ एक्सचेंज करें, अब इस डीएनए को काटें पीटें, काट पीट के इसमें कुछ इंट्रोडक्शन करें किसी जीन का, या कोई जीन को डिलीट करें, मतलब इसमें इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करें बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो it involves the modification of genetic materials of an organism to give a new improved characteristics। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो पहला स्टेप ये होगा बेटा कि हम लोग डिजायर्ड जीन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो जीन हम लोग चाह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करें, या जिस क्वालिटी को हम लोग चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजफुल ट्रेट इज सेलेक्टेड। फिर क्या, जैसे इंसुलिन जीन, ह्यूमन के सेल से अगर मान लो हमको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन जीन का लिए फिर क्या करेंगे, फिर उस डीएनए को हम लोग कट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से हम लोग एक डीएनए ले लिए, अब इस डीएनए को क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, कट करने के लिए हम लोग एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो इसको कट करेंगे, कट करने के बाद इसको बेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे किसी एक वेक्टर में। अब जैसे मान लो कि यहाँ से ये डीएनए हमारा जो था, ये डीएनए क्या हो गया, कट गया, इतना इधर हुआ, फिर इसके बाद इतना इधर, और फिर ये इधर कटा। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर में हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, ये मान लो अपने पास वेक्टर है, तो इस वेक्टर में इस डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इंसर्ट कर देंगे, ठीक। तो वही है इंसर्शन इनटू वेक्टर। तो ये क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास नया डीएनए बना, इसी को हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये पूरा प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको जोड़ेंगे एक एंजाइम की हेल्प से, जिस एंजाइम का नाम बेटा लाइगेज या डीएनए लाइगेज। फिर उसके बाद इसको हम लोग एक होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट सेल कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, इकोलाई, ये इकोलाई मान लीजिए है अपना, और ये हम लोगों का नया वाला जीन है, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किए हैं ना, ये नया वाला जीन है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बन जाएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को देखो आप बना रहे थे,
है ना। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या करें हम लोग बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, ये याद रखना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर दैट उसका जो है मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। अब दूसरा हमारा होता है बेटा जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसको हम जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है उसको लार्ज स्केल पे बनाएंगे हम। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग डील्स विद द ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जिस वेसल में हम लोग इसको ये करवाते हैं बेटा उसको कहते हैं बायो रिएक्टर कहते हैं। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बायो रिएक्टर का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, पीएच मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये इंश्योर करेगा कि प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है। लार्ज स्केल जैसे इंसुलिन बनाना है, वैक्सीन बनाना है, एंटीबायोटिक्स बनाना है, एंजाइम्स बनाना है, तो इन सब चीज़ों में किसका जो प्रोसेस होगा बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी विद अ नीट लेवल डायग्राम, ठीक है ना। वही चीज देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, फिर डीएनए को कट कर रहे हैं, किस एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। फिर उसके देखो बेटा हम लोग लाइगेशन कर रहे हैं, फिर जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, होस्ट सेल में, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यही बात तो अभी हम लोग स्टेप देखे पूरा ना। ये आप देखो, ये अपने पास मान लो एक डोनर सेल है, ठीक है, यहाँ से एक डीएनए निकाले, फॉरेन डीएनए है। फिर एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल मान लो कौन सी बेटा, इकोलाई मान लेते हैं हम लोग। तो अब इकोलाई से एक देखो इसका प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पार्ट ऑफ डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आप ये कह सकते हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, सर्कुलर पार्ट ऑफ डीएनए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ से देखो डीएनए लिए, फॉरेन डीएनए हम इसका निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल रहे हैं, जिसके चलते ये देखो कट गया। अब फिर यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसको देखो काट के बाहर निकालिए। अभी हमारा प्लाज्मिड मिल गया, ये वो हो गया। अच्छा, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का यूज करते हैं। मान लो अगर अपने पास प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम बेटा यूज करेंगे, प्लांट सेल के लिए एंजाइम यूज होगा आपका सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम यूज होगा। और इसके बाद प्रोटीएज यूज होगा, ठीक है, प्रोटीएज यूज होगा। और कौन सा एंजाइम यूज होगा, पेक्टिनेज एंजाइम यूज होगा, ठीक। अगर एनिमल सेल हम लोग यूज कर रहे हैं, एनिमल सेल से हमको डीएनए निकालना है, तो वहां से कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीएज और लाइपेज। यहाँ पर भी लाइपेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है, प्रोटीएज एंड लाइपेज। अगर मान लीजिए कि अपने को फंगस सेल से निकालना है डीएनए, ठीक है, फंगस से निकालना है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइटिनेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। और मान लीजिए कि बैक्टीरियल सेल से अगर डीएनए को निकालना है हमें, तो बैक्टीरियल सेल से कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा, याद रखना, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये सब डीएनए के आइसोलेशन में एंजाइम यूज हो रहे हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ तक हमें प्लाज्मिड मिल गया। अब प्लाज्मिड को हम लोग क्या करें, डीएनए लाइगेज के हेल्प से इसको जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद फिर इसका देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। अब इसका जो है क्लोन बन गया, क्लोन माने इसका नंबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन द मीडियम तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका हम लोग क्या करवा लेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवा लेंगे। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है अपना, ये किसका पार्ट बेटा, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट। ये किसका पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और ये वाला पार्ट कौन सा बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का। तो हम लोग देखें ना कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 2 स्टेप हो गए हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सप्लेन देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियर विद सुटेबल एग्जांपल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेटा हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, है ना। या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर, ये डीएनए को कट करेगा, बट एक पॉइंट याद रखना, स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करेगा। जहां से कट करेगा उसको हम लोग कहेंगे रिकॉग्निशन साइट कहेंगे, ठीक है ना।
They are naturally found in bacteria where they protect the cell from invading viruses. Each restriction enzyme recognizes a specific sequence of 4 to 8 base pairs in DNA. एग्जाम्पल है बेटा हम लोग इको R1 का आपके एनसीईआरटी में भी दिया है एग्जाम्पल ये। तो देखो द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, यहाँ से कट कर ये विक्टर का डीएनए है, ये फॉरेन का डीएनए, फॉरेन डीएनए माने जो हमारा डिजायर्ड एनिमल है या प्लांट है वहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे ये जो सीक्वेंस देख रहे हो कौन सा GAA GAATTC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा CTTAA G। इसको हम लोग 5 प्राइम माने, इसको 3 प्राइम माने, और तो ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम होगा। तो ये आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप अगर 5 to 3 इसको आप रीड कर रहे हो तो सेम आ रहा है ना, GAATTC, इधर से भी करो तो GAATTC, ये सीक्वेंस आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है अगर डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें तो वो क्या होगा सेम। जैसे आप देखो ना एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया मलयालम ना, मलयालम, मलयालम, तो इसको भी आप देखो मलयालम, इधर से भी इधर से भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इको आर1 इको आर1 एंजाइम का यूज किए तो कट गया एक ये दो जो हमारे कटे ये हो गए हमारे क्या स्टिकी एंड। अब बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा किस एंजाइम का यूज करके, डीएनए लाइगेज एंजाइम का। तो ये जो हमारे पास डीएनए बना अब ये हमारा हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें इसका भी करेक्टर है और जो हमारा फॉरेन डीएनए था उसका भी करेक्टर है। आई बात समझ में ना बेटा? बोलो। अच्छा रोल क्या होता है? रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या हो रहा है कि कटिंग द डोनर डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो है वेक्टर के डीएनए को कट करता है और फिर उसके बाद कंपैटिबल की इंड बना देता है, हेल्पिंग इन जीन इंसर्शन, जीन के इंसर्शन में हेल्प करेगा। ये सब रोल हो जाता है, फंक्शन हो जाता है किसका? रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का। फिर हमारे पास एग्जांपल अगर देख लें प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन बनाने में हम लोग देखो वहां से कट किए थे पिछला लेक्चर आप देखना, ह्यूमन इंसुलिन जीन कट यूजिंग इको आर1। बैक्टीरियल का प्लाज्मिड को भी इको आर1 से हम लोग ई कोलाई, देखो एक्चुअली इसका नॉमेनक्लेचर आता है ना रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, तो हम लोग उसके जीनस का नाम लेते हैं और फिर उसके स्पीसीज का नाम लिखते हैं और फिर स्टेनिंग एजेंट का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ डिस्कवरी। जैसे यहाँ पे एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, एस्चेरिया कोलाई RY13 होता है, ठीक है, ये पूरा इसका। तो इसका ए ले लिए और कोलाई का CO ले लिए तो हो गया इको। फिर इसके बाद ये इसका ले लिए स्टेनिंग एजेंट R, है ना, ये देखो इको R ले लिए और ये इसका फर्स्ट ले लिए तो इको R1 ये एंजाइम हो गया। The recombinant plasmid is transferred into E. coli, फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। बीटी कॉटन में भी आप देखो उसी तरीके से यूज हो रहा है, हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। तो अगला एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स प्यूरिफिकेशन फॉर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि उसका हम लोग जो भी मटेरियल हमको लेना है उसका कलेक्शन करेंगे, फिर सेल का लिसिस करेंगे यानी कि सेल को तोड़ेंगे, रिलीज ऑफ सेलुलर कंटेंट यानी कि उसका जो डीएनए है उसको निकालेंगे, एडिशन ऑफ प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम को डालेंगे जो कि प्रोटीन को वहां से कट कर देगा, फिर आरएनएज एंजाइम का यूज करेंगे जो कि आरएनए को रिमूव कर देगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे, ध्यान देना चिल्ड इथेनॉल में। फिर इसके बाद डीएनए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से डीएनए को कट किए, कट करने के बाद ये चिल्ड इथेनॉल है और इसमें हम लोग क्या किए हैं डीएनए को डाल दिए, तो कुछ समय के बाद डीएनए जो है व्हाइट थ्रेड के फॉर्म में इस तरीके से नीचे पूरा बैठ जाएगा, है ना। ये मान लेते हैं हमारे पास ये इस लेवल तक क्या है चिल्ड इथेनॉल है, ठीक। अब इसको यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। फिर इसके बाद जो है क्या होगा, वॉश करेंगे और इस तरीके से हमारा प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा। आई बात इतनी समझ में, डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं व्हाट आर वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर वो होते हैं कि जो हमारे किसी भी डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाएंगे, होस्ट सेल के अंदर लेके जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी अ फॉरेन और डिजायर्ड जीन इनटू अ सुटेबल होस्ट ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग।
वेक्टर इज व्हीकल, या आप ऐसा भी कह सकते हो वेक्टर एक व्हीकल होता है जो कि ट्रांसफर करता है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में। कौन कौन से, जैसे कुछ प्लाज्मिड यूज किए जाते हैं, बैक्टीरियोफाज यूज किए जाते हैं, कॉस्मिड यूज किए जाते हैं, ये सब कुछ वेक्टर्स के नाम है, ठीक है। YAC इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो आइडियल वेक्टर है हमारा, उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं इसको हम लोग देख लें। तो आइडियल वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ORI साइट होनी चाहिए, यानी कि वो साइट जहां से रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि होस्ट सेल को पहचानने का काम करेगा। सेल्स विदाउट द वेक्टर डाई इन एंटीबायोटिक मीडियम, कि नहीं तो अगर मान लीजिए कि नहीं होगा, वेक्टर नहीं होगा, तो क्या कर जाएगी, डाई कर जाएगी सेल। और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग क्लोन कर सकें, रिकॉग्निशन, या उसे हम लोग रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। और साइज उसकी स्मॉल होनी चाहिए, होस्ट में स्टेबल होना चाहिए, और आसानी से हम लोग उसको आइसोलेट कर सकें। तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी एक आइडियल वेक्टर की। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए। फिर एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर PBR322 को हम लोग ले लिए हैं। P मतलब हो गया बेटा प्लाज्मिड, B का मतलब हो गया बोलीवर, R का मतलब हो गया रोड्रिगेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये PBR322 वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके फीचर क्या क्या हैं, ORI साइट होती है, ठीक है, एम्प्लीसिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर, ये दो जीन होते हैं, और रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ध्यान देना बेटा कि इस PBR322 में रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी होती हैं, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, जबकि 2 क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हैं, एम्प्लीसिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर, टेट्रासाइक्लिन आर। तो देखो यहाँ पे ये एक ये हो गया और एक ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हो, हिंद थर्ड, बैम H1, सेल H1, PVU सेकंड, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इको R1, क्ले H1, क्ले 1, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट है। ये देखो इसकी ORI साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन करेगा, ये आर ना, ये हो रहा है आपका। और ये देखो टेट्रासाइक्लिन आर के पास देखो ये कितने, ये 2 एंजाइम दिख रहे हैं ना। तो ये सब मार्कर, ये 2 मार्कर हो गए, एक और ये 2, बाकी ये 8 क्या हो गई, इसके रिस्ट्रिक्शन साइट हो गई। ध्यान रखना इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, ठीक है ना बेटा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग यूजिंग अ प्लाज्मिड एज वेक्टर, ठीक है। किस तरीके से, ऐड फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डोनर का DNA आइसोलेट करेंगे, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का है। फिर डोनर को कट करेंगे, कौन सा एंजाइम यूज करके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर उसके बाद कट प्लाज्मिड को कट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ना, इस तरीके से मान लो हमारे पास एक सेल थी, इसका DNA ले लिए। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इस यहाँ से भी देखो DNA निकालिए, प्लांट सेल मान लो है, ठीक है। फिर इसको निकाल लिए, फिर इनको हम लोग कट करेंगे। कट कहाँ से करेंगे, रिस्ट्रिक्शन किस एंजाइम का यूज करके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके। तो देखो इस तरीके से हमारा मान लो DNA मिल गया, है ना। और ये हमारे पास प्लाज्मिड ऐसे कट गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये आप देखो हमारा क्या बन गया, ये जो हमारा बना ये बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, ठीक है। अब इसको कहाँ करेंगे, ई कोलाई में जो है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मीडियम होगा, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन, यानी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा वो मिल जाएगा। स्टेप याद रखना बेटा। फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, सॉइल बैक्टीरिया। इसका क्या रोल है, इसको हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज naturally occurring soil bacterium that has the unique ability to transfer a part of its DNA into plant cell. Because of this natural property, it is widely used as a biological vector in plant genetic engineering. Important क्यों है, क्योंकि act as a natural gene delivery system that carries desired gene into plant cell. कैसे हम लोग करेंगे, देखो पूरा स्टेप ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये मान लो अगर बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है हमारे पास बैक्टीरिया। अब यहाँ से हम लोग इसका प्लाज्मिड देखो निकाल लिए हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग करें, चूंकि ट्यूमिफेसियंस का है तो इसलिए हम लोग करें इसको
टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब ये हो गया बेटा, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है प्लांट सेल में। अब ये हमारा जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का है, रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको यहाँ से निकालिए। अब इन दोनों का इंसर्शन करेंगे तो आप देखो ये हमारा क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको किस में? होस्ट सेल। होस्ट सेल हमारे यहाँ पे कौन है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर इसको भेज दे रहे हैं तो हमारा टी डीएनए ये हो रहा है। अब इसको किस में भेज रहे हैं? प्लांट सेल में। जो हमारा नया प्लांट बन रहा है, ये जो हमारे डिजायर ट्रेट वाला है वो हो रहा है। ठीक है ना? जीन गन मेथड वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं उसको, जिसमें हम लोग जीन गन मेथड में ये होता है कि कोई एक, मान लीजिए कि इस तरीके से गन टाइप की होती है और इसमें जीन भर देंगे और उस जीन के ऊपर क्या करेंगे बेटा? टंगस्टन या गोल्ड की कवरिंग कर देंगे। अब इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करके उस सेल के अंदर भेज देते हैं, है ना? वहां पे जाके वो उस डीएनए से बाइंड कर जाएगा प्लांट सेल के। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? ये करता क्या है? कोई भी अगर जीन है, अगर इस जीन का अगर आप पीसीआर करवा रहे हो तो पीसीआर करवाने के बाद इसका नंबर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमराइज कर देगा, नाम सही लग रहा है। और इसको सबसे पहले डेवलप कौन किए थे? कैरी मूडिस इन 1983। ठीक है, पीसीआर को आप सिंपली कह दो कि डीएनए फोटोकॉपी मशीन। ये क्या है? डीएनए की फोटोकॉपी, डीएनए की फोटोकॉपी करने की मशीन है। ठीक है ना? कि कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होगी? टेम्पलेट डीएनए होगा, है ना, जिसका एम्पलीफाई करना है। प्राइमर्स यूज होंगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा। ये ध्यान देना, टैग पॉलीमरेज कहाँ से निकाला जाता है बेटा? थर्मस एक्वेटिकस। किससे? थर्मस एक्वेटिकस। डीएनटीपी होगा। ठीक है, डीएनटीपी माने होता है बेटा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और फिर इसके बाद बफर प्लस एनजी आयन यूज होगा, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो देखो स्टेप्स कौन कौन से यूज होंगे, ध्यान देना बेटा, 3 स्टेप यूज होंगे। कौन कौन सा? डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। दाई यूज कर लेना, दाई करके याद कर लेना। डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम लोग इलोंगेशन भी कहते हैं। तो देखो डिनेचुरेशन मतलब अगर ये मान लीजिए अपने पास डीएनए है, डीएनए का टेम्पलेट है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। कितना? 94 से 95 डिग्री, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड इसके अलग हो जाएंगे। ठीक है, 5 3 और ये 3 5, ये दोनों क्या हो गए बेटा? इसके स्ट्रैंड अलग हो गए। एक बात यहाँ पे याद रखना कि आपको टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना है। इससे ज़्यादा प्रोवाइड अगर आप करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बजाय और जो बाकी बॉन्ड्स हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, या फिर इसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग में ये देखो प्राइमर जुड़ रहा है। प्राइमर किधर जुड़ता है बेटा बताओ? 3rd प्राइम पे, है ना? तो यहाँ पर भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर दैट कौन सा होगा? एक्सटेंशन होगा। अब एक्सटेंशन में ये होगा कि ये जो हमारा प्राइमर है, ये प्राइमर मतलब कि इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगा और आप देखो कितना बन गया। फिर इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पूरा बेटा? इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्सटेंशन में डीएनए टैग पॉलीमरेज ऐड किया जाएगा टू द प्राइमर के पास एंड सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड। दिस साइकिल इज रिपीटेड 25 to 35 टाइम्स और इससे कि मिलियंस या क्या मिलियंस या बिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, एक मतलब पीसीआर से 30 बिलियन, एनसीईआरटी का डाटा है, 30 बिलियन कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन हाउ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बेटा इसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख लिए हैं, है ना? थोड़ा सा आपको इसे सिंपली बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्फा चैन बीटा चैन दोनों को निकाल लेंगे पहले, फिर डीएनए को कट किया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद उसके भेज दिया जाएगा होस्ट सेल में, नंबर बढ़ जाएगा, फिर बाद में दोनों अल्फा और बीटा दोनों को आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। फिर इसके बाद आता है राइट डिटेल नोट ऑन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर पे एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे। तो बायोरिएक्टर होते क्या है? बायोरिएक्टर देखो बेटा वो होते हैं
ठीक है। बायोरिएक्टर वो होते हैं कि एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी, जिसमें हम लोग वो सारा प्रोसेस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। उसी को हम लोग कहते हैं कि अब बायोरिएक्टर, यानी कि जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो बायो रिएक्टर हो जा रहा है। इन बायोटेक्नोलॉजी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और हार्मोन्स आर यूज्ड। दैट इज इन्वॉल्व्ड टू मेजर स्टेप। एक होगा बेटा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दूसरा होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा कि बायोरिएक्टर्स का यूज होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा और जहाँ पे उसको यूज करने के लायक, मार्केट तक भेजने के लायक जो पूरा स्टेप होगा वो होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आप देखोगे फैक्ट्रीज वगैरह में इस तरीके से बायोरिएक्टर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो बायोरिएक्टर को हम लोग देखेंगे। बायोरिएक्टर इज अ लार्ज वेसल और कंटेनर्स इन विच लिविंग सेल्स such as microbes, plant cells or animal cells are cultured under controlled conditions to produce desired biological products. Okay, it provides an optimum environment for growth and the metabolism of organism. ये इस तरीके से है। क्या क्या कंडीशन चाहिए उसके लिए, गुड बायोरिएक्टर में क्या क्या मेंटेन करेगा, स्टेरिलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पे 25 to 37 डिग्री सेल्सियस, और ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर में वो फिट हो रहा है। पीएच कंट्रोलर होगा वहाँ पे, ऑक्सीजन मतलब पीएच को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे शुगर, नाइट्रोजन, मिनरल्स, विटामिन इनको कंट्रोल करेगा। मिक्सिंग या एरेशन टैंक होता है जहाँ पे वो सब मिक्स होता है। मेन कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कौन कौन होंगे, स्टीयर्ड टैंक है, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। स्टीयर्ड टैंक है तो एक इम्पेलर होगा, ठीक है, जो कि कल्चर को मिक्स करेगा। स्पार्जर होगा जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन एयर प्रोवाइड करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल जैकेट होगा, पीएच कंट्रोलर होगा, सैम्पलिंग पोर्ट होगा जहाँ पे सैंपल हमारा निकलेगा। इनलेट ऑफ न्यूट्रिएंट जहाँ से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग रखेंगे, और फिर उसके बाद एक आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट होगा जहाँ से प्रोडक्ट हमारा बाहर निकलेगा। तो देखो ये इस तरीके से आपको एक दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो रिएक्टर टैंक दिख रहा है, यहाँ से हम लोग एयर पास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये रिएक्टर टैंक है, एयर पास करें, यहाँ से मीडियम जो है फीडिंग पंप है, और फिर एजिटेशन सिस्टम लग रहा है, सिस्टम मॉनिटर कर रहा है यहाँ पे, है ना। पीएच स्केल भी लगा होगा, थर्मल जैकेट है, ये पूरा सेंसर प्रोब लगा हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टीरियो टाइप, दूसरा होता है एयर लिफ्ट, एंड तीसरा होता है बेटा बबल कॉलम बायोरिएक्टर। इन सबको आपको नहीं जानने की आवश्यकता है, सिर्फ स्टीरियो टाइप आपको जानना है, जो भी हम लोग देखे डायग्राम इसका। फंक्शंस ऑफ बायोरिएक्टर, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होगा, जैसे एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, वैक्सीन बनाने में यूज होगा, एंजाइम बनाने में जैसे माइलेज, प्रोटीएज, हार्मोन्स जैसे इंसुलिन बनाने में, बायोफ्यूल जैसे इथेनॉल के फॉर्मेशन में, ऑर्गेनिक एसिड सच एज सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बनाने में भी किसका यूज हम लोग करेंगे बेटा, बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे पूरा पूरा प्रोसेस को देख लो कैसे वो स्टेप होगा। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल कल्चर मीडियम, आफ्टर दैट इनोकुलेशन ऑफ बायो रिएक्शन, इसको बायो रिएक्टर में हम लोग इनोकुलेट करेंगे यानी कि रख देंगे। फिर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एरेशन एंड मिक्सिंग, ग्रोथ ऑफ सेल्स, फिर सेल्स का ग्रोथ होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, और फिर हार्वेस्टिंग ऑफ कल्चर फ्रॉम बायोरिएक्टर। अच्छा, अब यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, अब इस प्रोडक्ट को बड़े स्केल पे बनाने के लिए हम लोग अब करने वाले हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकवरी, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द बायो रिएक्टर। फर्मेंटेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ये स्टेप शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, मेजर स्टेप्स क्या होंगे, सेपरेशन ऑफ सेल फ्रॉम कल्चर, आफ्टर दैट सेल को डिस्टर्ब किया जाएगा अगर आवश्यकता है, मतलब इंजाइमेटिक प्रोसेस करेंगे वहाँ पे, मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन उसका डिसाइड करेंगे, फॉर्मुलेशन एंड पैकेजिंग किया जाएगा। तो ये देखो उसके स्टेप्स हैं। हार्वेस्टेड कल्चर फ्रॉम बायोरिएक्टर, जो बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट बना उसको लिए, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किए या फिल्ट्रेशन किए उसका, यानी कि सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से सेल को बाहर निकालिए, फिर सेल का डिसरप्शन किए इफ प्रोडक्ट इज इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर का एक भी प्रोडक्ट है तो प्यूरिफिकेशन करेंगे या प्रेसिपिटेशन की हेल्प से करेंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्निक से भी कर सकते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे, फिर उसका जो है फार्मूलेशन करेंगे, यानी कि टैबलेट के फॉर्म में रखना है, इंजेक्शन के फॉर्म में रखना है, सोल्यूशन के फॉर्म में रखना है, एंड आफ्टर दैट उसका पैकेजिंग करेंगे एंड स्टोरेज कर देंगे। तो ये कंप्लीट होता है हम लोगों का डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर भी बेटा कंप्लीट होता है ना। इसमें एक टॉपिक हम आपको देते हैं होमवर्क, इसको आप लिख लेना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टॉपिक को बेटा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कोई डाउट होगा तो हम बेटा ये टॉपिक भी आपका एक्सप्लेन कर देंगे हम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना वीडियो देखो, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं। तो बेटा थैंक यू, पूरा वीडियो अगर आप देखें तो, और अगर वीडियो आपको समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो HNP ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।